हाँ देखो बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जनरल डेफिनेशन हमको पता है, फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो आप मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, उसके फील्ड में आप डील कर रहे हो। कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, उसके चारों ओर उसका फील्ड होगा। ठीक है ना, आपको उससे आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि इस पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है चारों तरफ, इससे आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्यू नॉट चार्ज रखोगे। इस आर से क्यू नॉट चार्ज, आर डिस्टेंस पर आपने क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर दिया, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लगेगा फोर्स उस पर। ठीक है। और आपका फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स अपॉन क्यू नॉट करोगे क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। और अगर आपको पता है कि जो डायरेक्शन है, जैसे बात हुई, ध्यान रखेंगे बेटा, भूलेंगे नहीं उसको, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लग रहा हो। ठीक है। तो अगर आपका ये चार्ज भी पॉजिटिव हुआ और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही है, तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से जो डायरेक्शन रहेगी फील्ड इंटेंसिटी की, अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगी। नेगेटिव अगर चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कैसे रहेगी, टुवर्ड्स द, अरे ये तो बेकार ही नेट लगा दिया, हैंग हो गया क्या फोन मेरा। देखो बेटा, अभी करते हैं वीडियो का कुछ, एक सेकंड रुको। हाँ हो गया, अब सही हो जाना चाहिए, अब सही हो जाएगा। स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। देख लो, आपको तो क्यू से पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी और नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड द चार्ज पार्टिकल हो जाएगी। ठीक है। अब आपको लिखनी है ई वेक्टर एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो फिर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कि किसी इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो होगी वो बाकी चार्ज की प्रेजेंस से अनचेंज रहेगी, और टोटल फील्ड इंटेंसिटी इंडिविजुअल चार्जेस के कारण फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम होगी। तो वही मैंने किया, आपको बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, सबके कारण आपको P पॉइंट पर फील्ड लिखना है। तो क्या करेंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसी को बोला जाता है बेटा। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसी को बोला जाता है। फिर आता है आपका ई वेक्टर एट ए पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। कोई कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, उसके कारण क्या होगा, जैसे इस तरह मान लो ये आपकी कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, आपको पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है, तो बहुत सारे डी क्यू चार्ज मान लेंगे इसमें अपन। ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे तो वेक्टर सम कर दिया, इंडिविजुअल चार्जेस है, बट कंटिन्यूअस बॉडी में स्मॉल चार्ज पार्टिकल मानेंगे डी क्यू। डी क्यू के कारण फील्ड लिखेंगे डी वेक्टर, और उस डी वेक्टर को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, तो इंटीग्रेशन में सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर सेम है तब तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं तो आपको कंपोनेंट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मान लिया आपने, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, बट डी क्यू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा। इंडिविजुअल चार्जेस से तो डायरेक्टली वेक्टर सम हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को भी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को समझने में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्लियर रहनी चाहिए आपको हमेशा। उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम्स हैं आपके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कई बार ध्यान नहीं आता कैसे करें। जब चार्ज का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है ना, चार्ज का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है और जिस पॉइंट पर निकालनी है उसका भी कोऑर्डिनेट है, और मैग्नीट्यूड नहीं, उसने आई कैप जे कैप में पूछ लिया है। ठीक है ना। और बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है ना, बोर्ड वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ए, मान लो इस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, पी कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में आर वेक्टर है, ध्यान दीजिए, ए के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। तो जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है उसका, उससे आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे तब वो आर वेक्टर निकल के आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड एपी का मान लेते हैं स्मॉल आर है।
मैग्नीट्यूड एपी स्मॉल आर है तो इसलिए आप मैग्नीट्यूड तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई वेक्टर फॉर्म में एनालिसिस की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही अगर पूछ रहा है। बट मैं कह रहा हूँ इसका भी कोऑर्डिनेट है, इसका भी कोऑर्डिनेट है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसा ही तरीका है जैसे कूलॉम्स फोर्स में आपने समझा होगा कि पहले मैग्नीट्यूड लिख दें फिर उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लगा दें। तो आपका ई वेक्टर किसके बराबर होगा? ये मैग्नीट्यूड आ गया और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? एपी कैप हो जाएगा। ठीक है, एपी कैप को आप क्या लिख सकते हो? एपी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एपी। दिक्कत तो नहीं है कोई इसमें आपको? अभी पॉजिटिव चार्ज मान के लिख रहा हूँ, अपने आप फिर साइन के साथ पुट करेंगे फाइनल एक्सप्रेशन को, तो अपने आप निकल के आ जाएगा। आपको ये बनाना भी आना चाहिए, जरूरी नहीं है फाइनल फॉर्म है आप याद रखें, इस तरह से बनाना सीख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। एपी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एपी आ गया, तो ये क्या बन गया? एपी तो आर के बराबर है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एपी वेक्टर। अब एपी वेक्टर सबको आना चाहिए बेटा, इतना तो पढ़ा है मैंने, आप लोगों ने भी पढ़ा है कि एपी वेक्टर अगर हो तो हम उसको हमेशा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज है फिजिक्स की पोजीशन वेक्टर। सुमित कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक आपको इस डेरिवेशन में? सही चल रहा है सब? सुमित नहीं है क्या? आज केमिस्ट्री में नहीं आता सुमित? खुशी आप बताइए बेटा, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है किसी को? चलिए चलिए, ओके बेटा। तो आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर पी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर आ गया। ठीक है ना, ये आपका। अब यहाँ पर क्यू को आपको विद साइन यूज करना है, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया के क्यू अपॉन आर क्यूब और ए पी वैक्टर। ए कौन सा है? जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है और जहाँ पर निकालना है। आप चाहो तो इसको ध्यान रखो, नहीं तो ऐसे निकाल पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में पूछा है, आप ये ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड लिख के एपी कैप लिख दो, बस फिर अपने आप कर दोगे, याद रखने की जरूरत नहीं। बोर्ड में डिराइव करने को आता है तो पूरा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ए चार्ज ऑफ 3 कूलम इज प्लेस्ड एट 2 कॉमा, अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, देखो 2 कॉमा 1 कॉमा -3 पर चार्ज रख दिया, तो फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट 3 कॉमा 1 कॉमा -2, और सारे ऑप्शन आई कैप जे कैप के कैप में है। तो आप गलती नहीं करेंगे बेटा, ये एंड तक मैग्नेटिक फील्ड तक बच्चे गलती करते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो आपको चीज ध्यान है कि अगर आपको पोजीशन पॉइंट्स पता है तो आप डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एपी वेक्टर निकालने, यहाँ पर चार्ज है ना, और ध्यान रखो क्यू को हमेशा साइन यूज करो तो दिक्कत नहीं होगी कभी भी आपको। तो आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकाल लिया, आर निकाल लिया, के क्यू अपॉन आर क्यूब ए पी वैक्टर। तो के क्यू क्यू कितना है? 3 कूलम है, अपॉन आर क्यूब ए पी वैक्टर लिख दिया आपने। ये निकाल रखा है ना, एक ए पी वैक्टर आई कैप प्लस के कैप हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है? ये ए पी वैक्टर निकालने। तो इस तरह से आप वेक्टर फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ सकते हैं। यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन का ध्यान से लिखें, बस यही कहूँगा। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन का ध्यान से लिखेंगे जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लेना है? पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? यहाँ तक क्लियर है पॉइंट चार्ज की बात?